हेलो एवरीवन। आज हम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करेंगे। तो एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिस्कस करने से पहले हम बात करते हैं परसेंटेज कंपोजिशन की। परसेंटेज कंपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या हो गया? सपोज़ हम किसी भी कंपाउंड की बात करते हैं। सपोज़ हम कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की बात करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 2 एलिमेंट से मिलके बना है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। अगर हमें इस कंपाउंड में कार्बन का परसेंट बताना है कि कार्बन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, या ऑक्सीजन का हमें परसेंट बताना है कि वो कितने CO2 कंपाउंड में ऑक्सीजन कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, तो उसी परसेंटेज को हम बोलते हैं परसेंट कंपोजिशन। तो परसेंट कंपोजिशन निकालने का फॉर्मूला होता है, जिस भी एलिमेंट का हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला हो गया मास ऑफ दैट एलिमेंट अपॉन मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। फॉर एग्जांपल वाटर। अब हमने एग्जांपल वाटर का कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे हमें वाटर में हाइड्रोजन का भी और ऑक्सीजन का भी परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकाल देंगे। वाटर का मास ऑलरेडी आपको सिखाया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, तो ये आ जाएगा 18। अब सबसे पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस कंपाउंड में हाइड्रोजन का मास कितना है। तो हाइड्रोजन का मास हमने यहाँ निकाला हुआ है। हाइड्रोजन का मास कितना था? 2। तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमने लिया 2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ द कंपाउंड, पूरे कंपाउंड का मास कितना था? 18 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 100/9 यानी कि 11.11%। इसी तरह से अगर हमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है तो सेम हम ऑक्सीजन का मास ले लेंगे 16 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का मास 18 इंटू 100। तो यह जाएगा हमारे पास 88.89%। अब यहाँ पे हम जो परसेंटेज कंपोजिशन निकाल रहे हैं उसमें हम मास का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि इन टर्म्स ऑफ मास हम यूज़ कर रहे हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास परसेंट और वेट परसेंट। अब इसी तरह से हम इसका एक और न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन MgSO4। मैग्नीशियम सल्फेट में हर एक एलिमेंट का हमें परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है, मीन्स मैग्नीशियम का भी, सल्फर का भी और ऑक्सीजन का भी। तो सबसे पहले हमने MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया। मास ऑफ मैग्नीशियम 24 प्लस मास ऑफ सल्फर 32 प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन 16। 4 एटम्स आर देयर, 4 into 16 वैल्यू इज 120। देन मास परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम is equal to mass of magnesium, that is 24 divided by mass of the compound, that is 120 multiply by 100. Answer is 20%. 20% magnesium. Then mass percent of sulfur, mass of sulfur 32 divided by mass of compound 120 into 100. The value comes out to be 26.6. Similarly, mass percentage of oxygen, mass of oxygen here in this compound, mass of oxygen is 16 4 is 64. So we will use 64. 64 divided by mass of compound, that is 120 into 100. Answer is 53.3%. तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, ये परसेंटेज कंपोजिशन हर एक एलिमेंट का निकाल दिया। तो परसेंटेज कंपोजिशन थोड़ा इसका बेसिक आइडिया था। अब हम स्टार्ट करते हैं एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में आता ही आता है आपका एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करने के लिए। अब बहुत ही ईजी है, इसको ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला है, इट इज़ द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो वेरियस एटम्स प्रेजेंट है, उन वेरियस एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशो हमें बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। लेकिन जब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करते हैं तो इट इज़ द फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के वन मॉलिक्यूल के जो वेरियस एटम्स हैं उनका एग्जैक्ट नंबर क्या है वो हमें बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मीन्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहा है एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है उन्हीं एटम्स का सिंपल होल नंबर रेशो। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने ईथेन लिया। ईथेन आपने पढ़ा हुआ है,
एल्केन्स अल्काइन से हाइड्रोकार्बन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो इथेन का फॉर्मूला C2H6 हमने पढ़ा है। तो जो C2H6 है वो हमें एग्जैक्ट नंबर बता रहा है कि इथेन के 1 मॉलिक्यूल में 2 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर बता रहा है, तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन अगर हमें इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है तो हम क्या करेंगे, C2H6 का सिंपल होल नंबर रेशो निकालेंगे। तो C2H6 हमने लिया, होल नंबर रेशो में निकालने के लिए इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 से कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो आ गया हमारे पास C1H3 और 1 को हम नहीं लिखते तो आ गया CH3। तो जो यहाँ पे CH3 है वो इथेन का क्या है, एम्पिरिकल फॉर्मूला है, क्योंकि वो हमें सिंपल होल नंबर रेशो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज होता है हमारे पास C6H12O6। तो ये एग्जैक्ट नंबर जो बता रहा है ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जब इसी को ही हम होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर देंगे तो C1 हो जाएगा, H2 हो जाएगा, O1 यानी कि CH2O, ये हो जाएगा हमारा ग्लूकोज का एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एग्जैक्ट नंबर वाला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन उसी को ही जब हम सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो बन जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो जैसे हमने लिया C6H6 बेंजीन होता है, ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन जब हम इसको रेशो में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास बनेगा CH, जो कि क्या होगा, बेंजीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला होगा। इसी तरह से H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जब हमने सिंपल होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर लिया HO, तो ये हो गया उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। C6H14 हेक्सेन होता है, तो हेक्सेन का ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, लेकिन जब उसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया C3H7 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। इस तरह से C2H4O8 कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, लेकिन जब हमने इसको रेशो में कन्वर्ट कर दिया CH2O4 तो ये बन गया इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब हम इसमें मेन टॉपिक पे आते हैं जिसमें हम रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन क्या है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, और इसी के बेसिस पे हम आगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी सॉल्व करेंगे। वही 2 एग्जाम्पल लेके मैं बता रही हूँ। जैसे हमने ग्लूकोज और इथेन का एग्जाम्पल लिया था, तो मैंने पहले ग्लूकोज ले लिया। ग्लूकोज का ये एम्पिरिकल फॉर्मूला था CH2O और ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था C6H12O6। अब हमने देखा एम्पिरिकल फॉर्मूला को अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है तो हमें कुछ अप्रोप्रिएट नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो अप्रोप्रिएट नंबर इस केस में क्या है, 6 है। कि जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये C6H2, 2 6 ज़ा 12 बन गया और O6 बन गया, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से जब हमने इथेन लिया तो इथेन का ये एम्पिरिकल फार्मूला था, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था। एम्पिरिकल से मॉलिक्यूलर बनाने के लिए यहाँ पे जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा वो क्या है, 2 है। तो यहाँ से हमारे पास इसका रिलेशन आता है कि जब भी हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए हमें एम्पिरिकल फार्मूला को एक अप्रोप्रिएट नंबर n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही दोनों में रिलेशन आ जाता है। तो क्या रिलेशन आया, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, जहाँ पे n हमारा क्या होता है, होल नंबर जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऑन कुछ भी हो सकती है। n यहाँ पे एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। इसी तरह से जो रिलेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला का है वही उनके मासेस का भी रिलेशन है। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास, और यहीं से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो n की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। लेकिन कई बार क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास की जगह वेपर डेंसिटी गिवन होती है। तो अगर हमें क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी गिवन है तो हम क्या करेंगे, उस वेपर डेंसिटी का यूज़ करके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, और फिर हम वही n की वैल्यू n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, और आगे फर्दर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 78 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला इज CH। मॉलिक्यूलर मास गिवन है, एम्पिरिकल फॉर्मूला गिवन है, हमें
क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सभी रिलेशंस हमने पढ़ लिए। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया CH, तो सबसे पहले एम्पिरिकल मास निकाल देंगे, मींस इसका मास निकाल दिया। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, तो 12 + 1 13। मॉलिक्यूलर मास गिवन 78। द वैल्यू ऑफ N इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास, 78 डिवाइडेड बाय 13। N की वैल्यू आ गई 6, तो यहाँ से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू N इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला 6 इंटू CH, तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास C6H6। तो ये हो गया सबसे सिंपल टाइप। अब बात करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने डिटरमाइन कैसे करना है, तो ये वाला आपका इंपॉर्टेंट है और ये वाला न्यूमेरिकल आप ध्यान से समझेंगे, एग्जाम में इसमें से न्यूमेरिकल आता ही आता है। तो 2 न्यूमेरिकल मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट है हमारा डिटरमाइन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज़ 69.9% आयरन एंड 30.1% ऑक्सीजन बाय मास। ये 2 वैल्यूज़ हमें गिवन है, इन 2 वैल्यूज़ का यूज़ करके हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। तो मेथड देखेंगे उसके लिए कैसे हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसके लिए 6 कॉलम्स बना लेते हैं। 6 कॉलम में से 2 कॉलम्स हमारे गिवन है, हमें एलिमेंट गिवन है कि कौन सा एलिमेंट है, आयरन है Fe, ऑक्सीजन ऑक्साइड बन रहा है ना, ऑक्सीजन O। सेकंड में हमें जो क्वेश्चन में गिवन है मास परसेंट गिवन है, दैट इज़ आयरन का हमें दे रखा है 69.9 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 30.1। सिर्फ ये 2 चीज़ें हमें गिवन है, बाकी का जो हमने टेबल फिल किया वो हमें खुद से आगे सॉल्व करना है। तो थर्ड कॉलम हमारा बनेगा एटॉमिक मास का, जिसमें हम एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास आयरन का होता है 56, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16। नेक्स्ट कॉलम में हम निकालते हैं मोल्स ऑफ एटम। तो जैसे मोल्स निकालने का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, गिवन मास अपॉन मोलर मास होता है, सेम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे। मोल्स ऑफ एटम गिवन मास, गिवन क्या है हमारे पास 69.9 और अपॉन मोलर मास मीन्स एटॉमिक मास, तो यहाँ पे क्या हो गया 56। तो 69.9 अपॉन 56, तो ये आ गया हमारे पास 1.25। सेम ऑक्सीजन के लिए कर देंगे, गिवन 30.1 एंड एटॉमिक मास 16, तो डिवाइड करके आ गया 1.88। नेक्स्ट में हम निकालते हैं मोल रेशो, जिसको हम एटॉमिक रेशो भी बोलते हैं। अब मोल रेशो निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे जो भी हम मोल्स निकाल रहे हैं उनमें से हमें सबसे छोटी वैल्यू चूज़ करनी है। तो जो भी छोटी वैल्यू होगी उससे हमें सबको डिवाइड करना है। तो जैसे यहाँ पे 2 ही हैं और सबसे छोटी वैल्यू उसमें 1.25 है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को ही किससे डिवाइड कर देंगे, स्मॉल वैल्यू से, यानी कि 1.25 से। तो 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, ये आ गया हमारे पास 1। इस तरह से 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, ये आ गया हमारे पास 1.5। तो ये आ गया हमारे पास मोल रेशो। उसके बाद हमें निकालना है सिंपल होल नंबर रेशो। मीन्स अगर हमें यहाँ पर ही होल नंबर में आ गया तब तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास रेशो आया है, एक तो 1 है, दूसरा डेसिमल में आया 1.5, तो हमने क्या करना, उसको होल नंबर रेशो में कन्वर्ट कर लेना है। तो 1.5 का होल नंबर करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 को कितने से, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये होल नंबर 3 आ जाएगा, 3.0। तो हम क्या करेंगे, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर से ये 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास होल नंबर रेशो आ गई 2, 3, और इसी के बेसिस पे हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला बन गया Fe2O3, तो बन गया Fe2O3। तो इस तरह से हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन करना होता है। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, जिसमें हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला भी निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट गिवन थे कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। कार्बन का परसेंटेज मास गिवन है हमारे पास 24.27, हाइड्रोजन के लिए गिवन है 4.07 और क्लोरीन के लिए गिवन है 71.65। कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल में 2 एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन गिवन होता है, थर्ड का नहीं गिवन होता। तो थर्ड का हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे, इन दोनों को प्लस करके उसको 100 में से माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम थर्ड का भी निकाल सकते हैं इनकेस नहीं गिवन है। तो यहाँ पे तीनों का ही गिवन था, बस उसी तरह से हम आगे प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले इनका एटॉमिक मास लिख दिया, मास ऑफ कार्बन इज 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5। नेक्स्ट में मोल्स निकाल देंगे इनके। मोल्स निकालने का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 24.27 डिवाइडेड बाय 12, 4.07 डिवाइडेड बाय 1, 71.65 डिवाइडेड बाय 35.5। तो जब हमने इसे सॉल्व किया हमारे पास आया 2.02, यहाँ पे आया 4.07, यहाँ पे आया 2.02।
फिर नेक्स्ट में निकालेंगे मोल रेशो। तो मोल रेशो के लिए मैंने बताया था तीनों में से स्मॉल वैल्यू चूज़ कर लेनी है और स्मॉल वैल्यू से तीनों को डिवाइड करना है। तो तीनों में स्मॉल वैल्यू 2.02 ही होगी, तो तीनों को डिवाइड कर देंगे 2.02 से। तो 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 ये आ गया 1। 4.07 डिवाइडेड बाई 2.02 ये आ गया हमारे पास 2। 2.02 डिवाइडेड बाई 2.02 ये आ गया हमारे पास 1। तो ऑलरेडी होल नंबर है तो होल नंबर रेशो में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी है तो 1 to 1 एज इट इज़ आ गया। तो बस यहाँ से हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा इसका C1H2Cl1। तो ये बन गया, जिसे हम CH2Cl लिख देंगे। अब एम्पिरिकल फार्मूला आ गया, अब हमने निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n की वैल्यू चाहिए और n की वैल्यू निकालने के लिए हमें एम्पिरिकल मास भी चाहिए। तो एम्पिरिकल मास हमने निकाल दिया CH2Cl का। कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का हो गया 2, क्लोरीन का हो गया 35.5। तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 49.5। मॉलिक्यूलर मास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो ये मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन में ही गिवन होता है हमें, तो 98.96 क्वेश्चन में गिवन था। तो n की वैल्यू n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास, तो 98.96 डिवाइडेड बाय 49.5, राउंड ऑफ करके 99 ले लिया तो ये अप्रॉक्सीमेट हमारे पास 2 आ गया। ये जब हमने राउंड ऑफ करके लिया तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। बस अब मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n की वैल्यू 2 आई या 2 इंटू एम्पिरिकल फार्मूला था CH2Cl, तो यहाँ से हमारे पास आ गया C2H4Cl2। तो इस तरह से हमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना आना चाहिए। तो एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स के लिए या कई बार 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला के बाद अब हम बात करते हैं स्टोकियोमेट्री और स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस की बात करते हैं। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। अब स्टोकियोमेट्री की जब हमने बात करनी है तो हम केमिकल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, और केमिकल रिएक्शन आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या है, जिसमें न्यू सब्सटेंस बनते हैं न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, और जो या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि कुछ सब्सटेंस कंबाइन करते हैं और हमें न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन कर देते हैं। और जो सब्सटेंस कंबाइन करते हैं या जो सब्सटेंसेस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, वाइल जो हमारे पास न्यू सब्सटेंस बनता है न्यू प्रॉपर्टीज़ के साथ, उस न्यू सब्सटेंस को हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो जब हम किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो उस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्री। तो स्टोकियोमेट्री क्या हो गया, स्टोकियोमेट्री मीन्स द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप अमंग द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ रिएक्शन। अब जब भी हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे हैं, द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोफिशिएंट्स एज द नंबर ऑफ मोल्स इज द बेसिस ऑफ ऑल स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। तो जब भी हमें स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करनी है तो हमें क्या बेस लेके चलना है, क्या हमारा बेसिस होना चाहिए कि जो भी रिएक्शन में हमारे कोफिशिएंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू, जो भी नंबर हम यूज़ करते हैं बैलेंस करने के लिए रिएक्शन को, तो उन न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को जब हम नंबर ऑफ मोल्स कंसिडर करते हैं तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस का बेस बोलते हैं। जैसे हमने सपोज एग्जांपल लिया, हमने एक रिएक्शन लेट की, नाइट्रोजन N2 + 3H2 gives 2NH3। तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और जो अमोनिया हमारे पास बना है अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो नाइट्रोजन का हो जाएगा 1 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। इसी तरह से हाइड्रोजन के, इसी तरह से अमोनिया के एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। या अगर हम इनका मोलर मास ले लें तो नाइट्रोजन का मोलर मास निकाला हमने 2 × 14 28, हाइड्रोजन का निकाला 3 × 2 = 6, 6 × 1 6 ग्राम आ गया। इसी तरह से अमोनिया का निकाला तो 17 × 2 = 34 ग्राम आ गया। तो इस वे से अब हम उसको क्या कर सकते हैं, स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में हम इसको बेस बना देते हैं। अब हम उसको क्या ले लेते हैं कि ये हमारा क्या है 1 मोल, ये हमारा क्या है 3 मोल, और ये हमारा क्या है 2 मोल। तो इसी को ही हम स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में यूज़ करते हैं। तो जैसे इसके बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल होते हैं।
तो स्टोक्योमेट्री हम मास की टर्म में, मोल्स की टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, किसी भी टर्म में हम निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल कंसिडर किया, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम्स प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन, कि 16 ग्राम मीथेन के कंबशन से कितना वाटर का अमाउंट प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हमें रिएक्शन यहाँ पे बनानी पड़ेगी, कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, कंबशन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो CH4 + O2 गिव्स, कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, तो CO2 + H2O, और फिर हमने इक्वेशन को बैलेंस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे किस किस का रिलेशन बनाना है, हमें मीथेन से वाटर का अमाउंट बताना है। तो मीथेन और वाटर का रिलेशन है, तो हमने यहाँ पे देख लिया मीथेन के कितने मोल हैं, 1 मोल। यहाँ पे हमने वाटर देख लिया, वाटर के कितने मोल हैं, 2 मोल हैं। ठीक है, अब हमें ग्राम की बात कर रहा है वो, 16 ग्राम और वाटर का अमाउंट निकालना है। तो सबसे पहले हमने इसका मास निकाल दिया, मीथेन का 12 + 4 16 ग्राम आ गया, और यहाँ से वाटर का निकाल दिया, 36 ग्राम आ गया। तो यहाँ तो हमें डायरेक्टली आंसर पता चल गया कि 16 ग्राम मीथेन की कंबशन से कितना वाटर बन रहा है, ये 16 ग्राम ही था, तो 16 ग्राम मीथेन की कंबशन से कितना बन रहा है, 36 ग्राम वाटर बन रहा है। डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ गया। इसी तरह से बी पार्ट में वो पूछ रहा है कंबशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ मीथेन, सेम हमारा क्वेश्चन चल रहा है। अब 16 ग्राम के लिए कितना वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, 36, तो कितने में पूछा है, 8 के लिए पूछा है, तो 8 के लिए निकाल देंगे। तो स्टेटमेंट लग जाएगी 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूसेस वाटर 36 ग्राम, तो 1 के लिए 36/16 हो गया, और 8 ग्राम के लिए हम निकाल देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, 18 ग्राम आ जाएगा। और डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि 16 ग्राम के लिए हमारा 36 ग्राम है, तो 8 ग्राम के लिए पूछा है। अब 8 जो है 16 का हाफ है, तो इसी तरह से यहाँ पे जो वाटर बनेगा वो 36 का हाफ बन जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 18 ग्राम। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारी होती है स्टोक्योमेट्री कैलकुलेशन। इसी तरह से इसका एक और एग्जाम्पल हम स्टडी कर लेते हैं। हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन। अब यहाँ पे हमें बताना है कि कितने मोल मीथेन हमें चाहिए होंगे क्या प्रोड्यूस करने के लिए, 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए। अगेन कंबशन रिएक्शन कंसीडर किया, CH4 + 2O2 गिव्स CO2 + 2H2O। अब यहाँ पे किस किस का, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलेशन पूछा है। मीथेन का 1 मोल, क्योंकि अब एक जगह तो मोल पूछा है, दूसरी जगह ग्राम दे रखा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ कर रहे हैं। 1 मोल और CO2 का मास निकाल दिया हमने, कितना आ गया, 44 ग्राम। यानी कि हमें यहाँ से पता चल गया कि जो 1 मोल है, 1 मोल मीथेन 22 ग्राम CO2 को प्रोड्यूस कर रहा है। यस, 22 ग्राम CO2 प्रोड्यूस करने के लिए 1 मोल मीथेन, 1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है 44 ग्राम। तो हमें क्या पूछा है, 22 के लिए हमें निकालना है कि 22 ग्राम CO2 के लिए कितना मीथेन चाहिए। तो बस इसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लगा देंगे कि 44 ग्राम CO2 इज़ प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 22 ग्राम कितने से प्रोड्यूस हो जाएगा, ऐसे देख के पता चल रहा है, हाफ मोल आ जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ गया हाफ मोल और 0.5 मोल। तो इस तरह से ये हम स्टोक्योमेट्री या स्टोक्योमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, इन टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लेना, और उन्हीं के बेसिस पे होम असाइनमेंट है इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू।